गुड इवनिंग सर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था 4x4 का एक मैट्रिक्स और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R4 टू R4 डिफाइंड एज TV इज इक्वल टू AV। तो हमें बताना था फॉर विच चॉइसेस ऑफ A गिवन बिलो डू इमेज ऑफ T एंड इमेज ऑफ T स्क्वायर हैव रिस्पेक्टिव डायमेंशंस 2 and 1। तो बेसिकली हमको इसमें मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की हमको रैंक फाइंड करनी है और इसके स्क्वायर की भी रैंक फाइंड करनी है। अगर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है 2 आ जाए और इसके स्क्वायर की 1 आ जाए तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसको रो रिड्यूस किया पहले R2 माइनस R1 करके, तो इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ मिल गए हमें, तो इसकी रैंक 2 हो गई, जो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T के इक्वल आ गई। और इसके स्क्वायर को फाइंड किया और इसको रो रिड्यूस किया तो इसमें एक ही नॉन ज़ीरो रो मिल गई, तो इसकी रैंक हो गई 1, जो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उसी तरह से बी को हमने चेक किया, ये भी करेक्ट आ गया, लेकिन सी और डी में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सी में रैंक ऑफ ए स्क्वायर 2 आ रहा था जो कि डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T स्क्वायर के इक्वल नहीं है, और डी में रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 आ रहा था, जो कि डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी के इक्वल नहीं था। तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो गए। यस सर, सही है सर, मेरा भी ए और बी है। सिंपल। यस सर, ठीक है सर। निकेश। ठीक है सर। ये नेक्स्ट। सर ये सेकंड क्वेश्चन तो सुबह हो चुका था डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन इसमें सर ने चेक करने को कहा था। जब मैंने ये कैलकुलेशन की थी इसमें हमको 4x4 की एक मैट्रिक्स दी थी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी थी सच दैट T4 इज इक्वल टू 0, और इसकी डायमेंशन कर्नल की डायमेंशन दी थी KI की फॉर्म में। तो हमको बताना था इसमें से कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। तो ए के लिए मैंने जब ये फॉर्मूले के थ्रू ट्राई किया था तो वो काफ़ी लंबा जा रहा था, तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली थी। स्लाइड नीचे करना थोड़ी। एक मैट्रिक्स ले लिया ये T, फर्स्ट रो 0 0 1 और बाकी सारी एंट्रीज 0। तो इसमें हम देख सकते हैं नलिटी इसकी 3 है, और जब T स्क्वायर नीचे करना थोड़ी, और जब T स्क्वायर कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गया, तो T क्यूब भी 0, T4 भी 0, तो T क्यूब T2 T3 T4 इन सब की नलिटी 4 हो गई। तो हमें रिलेशन पता है नलिटी ऑफ T लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ T स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ T क्यूब लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ T4 तो इससे हमें 3 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 ये मिल गया। तो ये पॉसिबल सीक्वेंस है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि हमें नॉट पॉसिबल देखना है। ऑप्शन बी के लिए ये ऑप्शन बी सुबह सर ने बता दिया था। ऑप्शन सी में आप देखोगे कि नलिटी ऑफ T क्यूब लेस देन इक्वल टू आ रही है नलिटी ऑफ ग्रेटर देन आ रही है नलिटी ऑफ T4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है। और डी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिए, फिर से मैं अपनी नोटबुक में देख रहा हूँ तो स्लाइड नीचे करना पड़ेगा आपको। और डी ऑप्शन के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली है 0 1 0 0, सेकेंड रो 0 0 1 0 और बाकी सभी एंट्रीज 0। इसमें टी स्क्वायर करेंगे तो इसमें फर्स्ट रो 0 0 1 आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी, बाकी सारी एंट्रीज 0। तो नलिटी ऑफ T 2 हो गई, नलिटी ऑफ T स्क्वायर 3 हो गई, और नलिटी ऑफ T क्यूब T4
4 4 हो जाएगी। तो ये भी एक पॉसिबल सीक्वेंस है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। पीयूष, यस सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। बिल्कुल करेक्ट। कोई और मेथड इसके यस। लिए? और सर, जैसे मैंने तो सर मतलब जनरल किया ना सर, मैट्रिक्स नहीं ली थी मैंने सर। जैसे मतलब पहले नलिटी 1 ले ली, फिर देख लिए सर चॉइसेस क्या क्या रही है, 2 ले ली, फिर उसके लिए चॉइसेस मतलब इन जनरल लेके। सिंपल। यस ठीक है सर। चले आगे। नेक्स्ट। यस फोर्थ क्वेश्चन में हमें एन क्रॉस एन की दो मैट्रिसेस दी हुई थी, तो हमें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताना था हमें। तो इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, इनको सेपरेट कर दिया ए बी बी के फॉर्म में, और ए बी बी को ए से सेपरेट कर दिया, और इसमें फार्मूला लगाया ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो उससे हमें ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए के इक्वल आ गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अंशिका, अंशिका समझ आया? यस सर। करेक्ट है। यस सर, सब ठीक है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स दी थी जिसका रैंक एन था और सभी एंट्रीज रियल थी। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। ऑप्शन ए में कहा था ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया था। मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है 3x2 की, जिसकी रैंक 2 है, जो हमें कंडीशन गिवन थी रैंक एन होगी। तो इसकी रैंक 2 है, और मैंने बी एक मैट्रिक्स ले लिया कॉलम मैट्रिक्स 0 0 a1, ए वन नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब मैंने फॉर्म की तो इसका रैंक 3 आ गया, जो कि रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है। स्लाइड नीचे करना थोड़ी, और नीचे, रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया इसके पास सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहा था ए एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। पर हमें पता है होमोजेनियस सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बी भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में कहा था इफ़ ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन देन इट इज़ यूनिक। स्लाइड नीचे करना थोड़ी। अच्छा नहीं ठीक है। इसमें कहा था इसके पास एक सॉल्यूशन है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी एन, और जो इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स इन एक्स। तो इसका मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी ट्रू हो गया। और डी के लिए कहा था कि नॉन ज़ीरो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वाई ट्रांसपोज ए इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया था जिसमें वाई नॉन ज़ीरो लिया था 0 1 0, और ए मैट्रिक्स ली थी 0 1 1 0 0 0, जहाँ पे ए की रैंक 2 है। तो जब मैंने इसको वाई ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। हितेश, यस सर ठीक है सर। करेक्ट है। यस सर। सिंपल। यस सर ठीक है सर। चले आगे। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक मैट्रिक्स गिवन थी, मैट्रिक्स गिवन थी 20x50 की, और उसके रो स्पेस की डायमेंशन 13 दी हुई थी। तो हमको बताना था कि डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन के जो स्पेस है उसका डायमेंशन बताना था। बेसिकली हमको कर्नल ऑफ ए का डायमेंशन बताना था, नलिटी ऑफ ए बताना था। तो हमें पता है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए के। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास 13 गिवन है। तो यहाँ से नलिटी हमने निकाली 50 माइनस 13,
तो इसका आंसर आ गया 37। शाइनी Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हेलो, हाँ सर सर जो 6th क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन में कुछ डाउट था। हाँ बताओ विक्रम, डी ऑप्शन। एक मिनट हाँ जी, शो क्या करो। क्या डाउट है? मतलब जो y वेक्टर लिया था वो 0 1 0 आपने लिया, हम्म, अगर उसको 0 0 1 ले ले तो 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। 0 1 तब 0 आ रहा है। नहीं तो तो फोर वही एवरी तो बोला है ना। सभी के लिए ट्रू नहीं है ना, तभी मैंने ये वाला काउंटर एग्जांपल लिया था। इन जनरल चाहिए ना। नहीं मतलब जैसे बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स हो इसके लिए y मिल ही जाएगा, मतलब कोई ऐसा y मिल जाएगा जो मतलब इक्वल टू 0 सोल्यूशन दे दे, y ट्रांसपोज A इज इक्वल टू 0। तो A फिक्स रखा है, y को तो चेंज कर सकते हैं। नहीं, मनिंदर यस सर। बोला है ना, फॉर सम नॉन जीरो वाई। यस सर। सर मैंने y लिया 0 0 1, उस जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला केस लिया है ना विक्रम ने, तो उसमें मैंने नॉन जीरो ही लिया है 0 0 1। उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। ए को भले ही फिक्स रख लो। नहीं तो ये वाला भी नॉन जीरो है ना, ये वेक्टर भी तो नॉन जीरो है। यस सर। उसने बोला है ना फॉर सम नॉन जीरो वाई, वाई ट्रांसपोज ए जो है वो जीरो होगा। यस सर, तो इसमें मतलब अगर y लेते हैं हम 0 0 1 सर तब सर सर मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ बोलो। सर एक्चुअली में सर जो विक्रम ने मतलब ये भी लिया भी है ना 0 0 1, यही गलती है, क्योंकि सर हम 2 × 1 का लेना पड़ेगा ना सर, मल्टीप्लाई तभी मतलब नीचे सेटिस्फाई होगा। मल्टीप्लिकेशन, हाँ। यस सर, मतलब वाई हमें 2 × 1 का ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सर मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और सर मैंने जैसे इसको इन जनरल किया था ना, जैसे वाई को सर मैंने इन जनरल ले लिया m×1 का, और तो वाई ट्रांसपोज जो है वो 1 × m का एक हो गया। तो फिर मैंने वाई ट्रांसपोज इंटू ए जब किया सर इक्वल टू 0, तो वहां से सर एक मतलब मैट्रिक्स बनेगी 1 × n की। उससे मतलब सर एक सिस्टम बनेगा, इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके सर जैसे मतलब जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा ना, वहां से y 0 हो जाएगा। मतलब मैंने इन जनरल इसको प्रूव किया है, मतलब कि d रॉन्ग है। और इसमें जैसे y 2 × 1 का होगा, मतलब 3 × 1 का नहीं ले सकते, तब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मतलब इसको ऑप्शन को बाद में देखते थे। ये मल्टीप्लिकेशन तो तब पॉसिबल होती है ना, अगर आपके पास कॉलम और रो इक्वल हो जाए, मैट्रिक्स ए और बी की। तो इसमें इक्वल तो है 3 और 3। 1 फर्स्ट में 3 कॉलम है और सेकंड में 3 रोज है, तो वाई ट्रांसपोज ए डिफाइन हो गया। फैक्टर बोला है। टेम्पल तुम्हारा क्या है? यस सर। तुम्हारा क्या है इसमें? तुम्हारा क्या विचार है कुछ? सर मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन हो जाएगा ना शायद इस केस में, क्योंकि क्योंकि वेक्टर है ना। यस सर और 1 y ट्रांसपोज करके किया है। तो सही माना जाए। सर इन जनरल भी प्रूव करा सकते थे इसको, पर इन्होंने ऐसे काउंटर्स पर सम बोला है ना सर, कि एक भी अगर एग्जिस्ट कर गया तो मतलब कि ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। तो मतलब कि जो पीयूष ने बोला सर इन जनरल अगर हम प्रूव कर दे तो मतलब कि वो ज्यादा बेटर है।
ये true है तो गलत मानते हैं फिर। ठीक है विक्रम, तो बाद में कर लेंगे डिस्कस। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी 3x3 की, जिसकी सभी एंट्रीज इंटीजर्स थी। तो हमें बताना था इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए में ये तो सुबह डिस्कस हो चुका था, ए वाला ऑप्शन, फिर भी मैंने नीचे किया हुआ है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इसकी, तो ए इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हमें मिल जाएगा इसका x माइनस ए टू द पावर क्यूब। स्लाइड थोड़ी सी नीचे करना। तो इसमें केले हैमिल्टन थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो ए इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा हमें, -3/a² प्लस a² प्लस 3i/a, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो पी ए हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल मिल गया जो कि ए का इन्वर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करना था हमें। फॉर ईच पॉलिनोमियल क्यू एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स द मैट्रिक्स क्यू ए इज इक्वल टू, इसके इक्वल बताया था क्यू ए क्यू बी क्यू सी। तो मैंने ये कैलकुलेट किया था, क्यू एक्स को मैंने x² ले लिया जेड एक्स से, फिर मैंने क्यू ए को कंप्यूट किया। तो a² जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये वाली मैट्रिक्स बनी, जिसकी फर्स्ट रो a², 2ab ac प्लस ad प्लस ac है, सेकंड 0 a² 2ad, थर्ड रो 0 0 a²। और उसके बाद फिर मैंने राइट हैंड साइड को कंप्यूट किया, क्यू ए क्यू बी क्यू सी। तो इससे मैट्रिक्स मिली a² b² c² फर्स्ट रो, 0 a² d² सेकंड रो, थर्ड रो मिली 0 0 a²। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में हमें कहा था इफ़ ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन देन ए क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ए एन इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें पता है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज 0 होती है, और ए हमें 3x3 का मैट्रिक्स की बने। तो यहाँ से हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी हमें x³ और इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी हमें 3 मिली है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका x³ हो जाएगा। तो केले हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ से a³ इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी में कहा था कि वो कम्यूट करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, इस फॉर्म वाली मैट्रिक्स के साथ, a डैश 0 c डैश 0 a डैश 0 0 0 a डैश। तो मैंने यहाँ इन दोनों को कम्यूट कराया था तो ये दोनों इक्वल आ गए थे। तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया था, ऑप्शन ए सी डी ट्रू हो गए थे। पीयूष, यस सर, तुम्हारा क्या है? यही है सर, सेम है, शाइनी, ACD। शाइनी करेक्ट है? Yes, sir. सिंपल। यस सर, ठीक है सर। नेक्स्ट विक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सर, मैंने माइक ऑफ ही रखा था, मैं बोले जा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 11, एस आर एन टू आर एन हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है सच दैट एस वी इज इक्वल टू अल्फ़ा वी, और जहाँ पे अल्फ़ा फिक्स्ड वैल्यू है नॉन ज़ीरो, और टी भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है हमें आर एन टू आर एन, और आइगन वेक्टर्स का एक सेट दिया हुआ है लीनियरली, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है टी के। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी। फर्स्ट में कहा था द मैट्रिक्स टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगनल। तो एक थ्योरम होती है, अगर वी फाइनाइट डायमेंशन का है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी, तो इसकी जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल होती है। तो इससे ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। और अब हमने एस टी माइनस एस के लिए देखना है, थोड़ा सा स्लाइड और नीचे करना। तो एस वी इक्वल टू अल्फ़ा वी गिवन था हमें, यहाँ से मैंने
वेक्टर्स को पुट किया SV1 SV2, इस तरह से मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया और यहाँ से मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली जो कि डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है। तो मैंने T माइनस एस, जब मैंने T नेक्स्ट नीचे करना तो नहीं, उसके बाद मैंने T माइनस, हाँ ये, उसके बाद मैंने T माइनस एस की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। तो ये मिल गया अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, डायगनल में आ गए ये सभी एलिमेंट्स। तो T माइनस एस भी डायगनल हो गया, तो B ट्रू हो गया, तो C और D डिस्कार्ड हो गए यहाँ से, तो A और B ट्रू स्टेटमेंट हो गई। सिंपल। यस सर, ठीक है सर। ये हितेश, ये सर ठीक है, ये किया था ये। नेक्स्ट। विक्रम नेक्स्ट। यस सर, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी सर। लेट एफ आर एन टू आर एन बी द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, वेयर this notation is a standard inner product of Rn and A is a n cross n real matrix. Here D denotes the total derivative. Then which of the following statements are correct? हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो ये ट्रू हो गया, और इसका डेरिवेटिव 0 0 पर भी फाइंड किया तो ये 0 हो गया, तो ए और बी ट्रू हो गए, थर्ड क्यों तो सी डिस्कार्ड और हुआ? डी डिस्कार्ड। सर मैंने थर्ड इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव 0 0 पर 0 तो मिल ही रहा है, चाहे वो एक्स वाई की हम कोई भी वैल्यू ले लें, तो एक वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है हमेशा, तो इसीलिए मैंने सी को डिस्कार्ड कर दिया। इसमें कहा है मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम, तो कुछ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। डी बताओ। सर बी ट्रू था तो डी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। थर्ड का लॉजिक में, थर्ड का लॉजिक कौन बताएगा? यस। ये सर, थर्ड क्यों डिस्कार्ड हुआ? ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया ट्राई। ओके, पीयूष। सर मुझे नहीं आया था सर, मैं छोड़ दिया था। मनिंदर। सर मुझे भी नहीं लगा आइडिया इसका। डिम्पल। सर क्योंकि ए में, सर मैंने तो ये लॉजिक लिया था क्योंकि ए में हमने जनरल लिखा दिया ना, तो डिफरेंशिएट कर दिया है, इसका डिफरेंशियल है, और एक एक्स वाई हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया ना सर ए में। अच्छा, ये ए कहाँ से आया है? ए कैसे आया विक्रम? कैसे? सर ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला लिखा है मैंने। डिम्पल ये कैसे ट्रू हुआ? क्या सर? ए वाला कैसे ट्रू है? ये तो सर फॉर्मूला था ना जो आपने करवाया था उससे, अच्छा, वो वाइलिन वाला। पहचान लिया तुमने, ठीक है। पीयूष समझ आया? यस सर। समझ आया ये क्वेश्चन? ये बाइलिनियर ये फॉर्म, सर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है इसने बस। सी कैसे होगा सर रॉन्ग? सी ऊपर जनरली डिफाइन कर दिया है, तो सी रॉन्ग हो, ऊपर सभी के लिए एग्जिस्टेंस दिखा दी है ना। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें बताना था कौन सा सब स्पेस है आर क्यूब का। तो V1 को मैंने प्रूव कर दिया था, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए थे सच दैट अल्फा ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस अल्फा ऑफ सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू V1, तो ये सब स्पेस प्रूफ हो गया था। V2 भी इसी लॉजिक से प्रूफ हो गया था। V3 जीरो एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये डिस्कार्ड हो गया।
डी भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये भी डिस्कार्ड कर दिया था, तो ए और बी सब स्पेस आ गए थे। अंशिका, अंशिका Yes, sir. ठीक है. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. पीयूष, यस सर, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने अभी आधा ही किया था। मैं 15 बताता हूँ पहले, नीचे करना स्लाइड। हमें इसमें एक यू वेक्टर गिवन था जो सेटिस्फाई कर रहा था यू ट्रांसपोज यू इज इक्वल टू 1, और एक में डिफाइन किया था ए इक्वल टू आई माइनस 2 यू यू ट्रांसपोज, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमें बताना था। तो ए के लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया था यू इक्वल टू 1 0, इसका ट्रांसपोज 1 0 हो गया रो में, तो जो कि यू ट्रांसपोज यू इक्वल टू 1 आ रहा था। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली, तो ये -1 0 0 1 आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, यही वाला मैट्रिक्स नीचे का ना, तो डी ऑप्शन ट्रू हो गया। और बी फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन में मैंने ट्रेस ऑफ ए निकाला था, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, तो यहाँ से ट्रेस निकल गया था n-2। तो ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट हो गए थे। पीयूष, हितेश, ये सर मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है सर, सी और डी ठीक है इसके। योगी ठीक है। लॉजिक ठीक है सर, ऐसे भी हो सकता है इन जनरल भी, क्योंकि ये यू जनरल, यू ट्रांसफर हाँ बताओ। आइगन वैल्यू से बल्कि, जैसे कि अगर यू यू ट्रांसपोज आंसर दिया हुआ इज इक्वल टू 1, तो जो, क्योंकि सर इसकी जो रैंक होगी यू यू ट्रांसपोज की रैंक जो 1 आ जाएगी, अगर आप इसकी रैंक सर 1 आ जाएगी, और इसकी आइगन वैल्यू अगर आप ध्यान से देंगे तो एक एक जो आइगन वैल्यू इसकी वो 1 आएगी और बाकी सारी 0 आ जाएगी, क्योंकि इसका ट्रेस 1 है। यू ट्रांसपोज का ट्रेस 1 है और इसकी आइगन वैल्यू सर अगर देखें रैंक इसकी 1 है, तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू 1 होगी और बाकी सारी 0 हो जाएगी। तो वहां से आ जाएगा सर कि जो ए के पास जो आइगन वैल्यू होगी वो एक -1 होगी, बाकी सारी +1 होगी। तो वहां से सर ट्रेस भी निकल जाएगा और डी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। और किसी को नेक्स्ट। 16th क्वेश्चन, इसमें हमको एक 4x4 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन थी, रियल मैट्रिक्स। तो हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू बताना था हमें। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और 4x4 की है, तो रैंक 4 हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा था फॉर फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R4 Ax इक्वल टू बी हैज़ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो इसमें ए हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन था, ए हमें इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन था, तो हम बी को कुछ भी चूज़ कर ले, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए के इक्वल आएगा,
जो कि 4 है, और 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स इन एक्स, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन बी ट्रू है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है, रैंक इसकी 4 है, तो नलिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो सी बी ऑप्शन ये हमारे पास नॉट ट्रू था, तो ये करेक्ट हो गया। और ये इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो 0 इसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती कभी भी, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है डी, तो सी और डी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। टाइनी टाइनी समझ आया क्वेश्चन? टाइनी यस सर। ये ऑप्शन सी कैसे नॉट ट्रू है? टाइनी चलो कोई और बता दे। अंशिका सर इसकी अंशिका 0 आइगन वैल्यू होगी तो इसकी रैंक जो है वो 4 नहीं होगी ना फिर, और इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर नलिटी जो है 1 शो कर जाएगी, 1 या 1 शो कर यस सर, जाएगी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें एक वेक्टर स्पेस दिया था पॉलिनोमियल का विद रियल कोफिशिएंट एन डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, और एक मैपिंग दी है टी P2 से P4, डिफाइंड एज P ऑफ Px इज इक्वल टू P ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो हमें बताना था कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यूज़ की, तो टी ऑफ अल्फ़ा P1 प्लस बीटा P2 ऑफ x इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ टी ऑफ P1x प्लस बीटा ऑफ टी P2x आ गया था, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया था यहाँ से। तो ऑप्शन डी गलत हो गया था। उसके स्लाइड नीचे करना थोड़ी। उसके बाद मैंने बेसिस लिए थे P1 और P2 के, बीटा 1 और बीटा 2 स्टैंडर्ड बेसिस, और यहाँ से मैंने इनकी इमेजेस निकाली थी, और मैंने टी की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा 1 और बीटा 2, तो ये मैट्रिक्स मिल गई थी जिसकी रैंक 3 थी। तो हमें पता है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, तो ऑप्शन बी ट्रू हो गया था। हितेश सर ये सेकंड वाला फिर से रिपीट करेंगे। बी ऑप्शन, हाँ इसमें मैंने टी के लिए मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 1 P2 के लिए और बीटा 2 P4 के लिए पॉलिनोमियल स्पेस। तो मैंने जब इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखी, तो सबसे पहले T1 की इमेज निकाली, Tx की निकाली, Tx स्क्वेयर की निकाली, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया बीटा 2 के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से मुझे मैट्रिक्स मिल गई है, और इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज है, तो इसकी रैंक 3 हो गई, तो इसकी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू 3 हो गई। ठीक है वेरी यस सर क्लियर है?
नेक्स्ट इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 19th क्वेश्चन। ए हमें 3x4 की मैट्रिक्स दी थी जिसका रैंक हमें 2 गिवन था, तो हमें रैंक बताना था ए ट्रांसपोज ए का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला था रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया था। पीयूष यस सर। कोई और मेथड? मेथड सर मेरे को तो सर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज पे तभी होता है ना जब रियल मैट्रिक्स हो। इसमें रियल दिया है सर, क्वेश्चन दिखाने को। यस सर, तो इसमें तो सर डी होगा मेरे ख्याल से, तो एटमोस्ट 2, क्योंकि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज सर इन जनरल ट्रू नहीं है ना, रियल मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। अगर मतलब मैट्रिक्स इन जनरल बात करें तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। 8 तुम अपने विचार दो सेक्शन पे। सर ये पीयूष ने सही कहा, अगर ये जो है रियल मैट्रिक्स होती है तब ये ट्रू होता ना, लेकिन इन जनरल डेल्टा इक्वल टू 2 होगा ना। डी ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था शायद, तो उस टाइम पे किसी ने कहा था कि ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो मैंने फिर उसी हिसाब से ये कर दिया था। लेकिन आया तो मेरा भी लेस देन इक्वल टू 2 आया था जब मैंने इसमें फार्मूला यूज़ किया था रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, तो उसमें एटमोस्ट 2 आ रहा था। तो मुझे याद आया कि किसी ने कहा था कि ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, तो मुझे वही याद रहा, तो मैंने ए कर दिया था इसका। नहीं, वो तो रियल मैट्रिक्स, अगर रियल मैट्रिक्स है तब ये ट्रू होता है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर इसका डी जनरल ऑप्शन डेल्टा इक्वल टू 2 होगा ये। डिम्पल तुम्हारी क्या राय है इस क्वेश्चन पे? ठीक बोला सर पीयूष ने, डी होगा सर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन थी और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो ए तो सिमेट्रिक फॉर्म में था, लेकिन मैंने फिर से कर दिया था इसको कैलकुलेट, और इसकी रैंक 4 आ रही थी, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा है कि क्योंकि रैंक 3 है, जबकि इसकी रैंक 4 आ रही है। स्लाइड नीचे करना। और ऑप्शन बी में हमें कहा था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी ऑफ पी फॉर सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स पी। पी हमें यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है, हम इसी का यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मैंने इसको सॉल्व किया। क्यू पी वी इज इक्वल टू पी वी ट्रांसपोज ए पी वी विच इज़ इक्वल टू वी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी वी, वेयर पी इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ से मैंने पी ट्रांसपोज ए पी की मैट्रिक्स निकाल दी, और ये मैट्रिक्स बनी 4x4 की, जहाँ पे इसका रैंक 3 है और रैंक इसका लेस देन 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है पी ट्रांसपोज ए पी का, तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से ये मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए इन्वर्टिबल है तो ये नॉन ज़ीरो होगा, और पी डिटर्मिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज होता है पी डिटर्मिनेंट ऑफ पी के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें गिवन था पी इन्वर्टिबल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और सी को भी सेम मैनर से सॉल्व किया। यहाँ भी पी हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ पी 0 निकल गया, लेकिन पी हमें इन्वर्टिबल दिया है, तो ऑप्शन सी भी फॉल्स हो गया। जब मैंने डी को सॉल्व किया सेम वे में, तो इसकी रैंक निकल गई 4 के इक्वल, तो ये ट्रू हो गया था। तो ऑप्शन डी ट्रू हो गया था यहाँ से। मनिंदर यस सर। करेक्ट है? सर बीच बीच में कहीं कहीं पे समझ नहीं आया, तो मैं इसको खुद ट्राई करूंगा। तुमने नहीं किया? नहीं सर, मैंने ये वाला नहीं किया था एक्चुअली सर, घर पे काम चला हुआ था।
अंशिका, यस सर। ये करेक्ट है? यस सर, फ्री वाला मैंने भी नहीं किया। तुमने भी नहीं की? नहीं। पीयूष, सर मैं भी 15-16 तक ही पहुंचा था अभी, आगे तो वैसे प्रोसेस तो ठीक है सर। हितेश, सर ठीक है ये, ये ठीक मैंने है भी ये? किया। यस सर। फाइनल राय लेते हैं डिम्पल। डिम्पल ठीक है करेक्ट है? सर, ये यस सर। ठीक है सर ये। सभी बोल रहे हैं बी करेक्ट ही होगा। बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी n क्रॉस n की, जो कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए की कंडीशन भी गिवन थी, मतलब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ये। तो हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ए ऑप्शन में मैंने आई एन माइनस ए का स्क्वायर किया तो ये आई माइनस ए की इक्वल आ गया, आइडेंपोटेंट हो गया ये भी। हमें पता है ए अगर आइडेंपोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडेंपोटेंट होता है, तो ए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। और जब मैंने बी को सॉल्व किया, बी भी ट्रू स्टेटमेंट है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होती है, तो इसीलिए बी भी फॉल्स हो गया। अब सी को मैंने सॉल्व किया था, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ए। क्योंकि आई माइनस ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक है वो ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ट्रेस ऑफ आई माइनस ए लिख दिया। और जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, रैंक ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कैंसिल हो गए, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए इक्वल होता है रैंक ऑफ ए के। ए क्योंकि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू एन के आ गया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी, तो ये फॉल्स हो गई। यहाँ पे कहा था तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था डी, तो ये ट्रू हो जाता, पर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था क्योंकि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो 0 और 1 होती है, तो हमेशा 1 रहेगी, वो ट्रू नहीं होगा, तो डी करेक्ट हो गया। सिंपल ही था ना। नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22। हमें मैट्रिक्स गिवन थी ए और बी एन क्रॉस एन की ओवर सी, तो हमें इसमें से बताना था कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा था ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़। हमें एक रिजल्ट पता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ होंगे और सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो ए ट्रू हो गया था। और बी में इसका कन्वर्स कहा था, तो मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया था, नीचे का ना स्लाइड। ए मैट्रिक्स ली थी फर्स्ट रो 1 1, सेकेंड रो 0 2। बी मैट्रिक्स ली थी फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 0 2। तो मैंने ए बी और बी ए कैलकुलेट किया था, दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, तो ऑप्शन बी फॉल्स हो गया था। और सी में पूछा था इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, तो मैं यहाँ सिमिलर की डेफिनेशन यूज़ की थी सिंपली, तो बी ए सिमिलर आ गया था ए बी के। और डी में कहा था रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज सेम एज द रैंक ऑफ बी ए, तो मैंने यहाँ भी एक काउंटर एग्जांपल लिया था ए और बी। ए बी और बी ए जब मैंने कैलकुलेट किया तो रैंक ऑफ ए 1 आ गया और रैंक ऑफ बी ए 0 आ गया, तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन ए और सी ट्रू हो गए। पीयूष, यस सर। तुम्हारा क्या सही लग रहा है सर। सही लग रहा है? यस सर। हितेश, 21 तक पहुंचा था मैं, लेकिन प्रोसेस फेल हो गया। डिम्पल, ठीक है सर।
करेक्ट है। यस सर। मनिंदर यस सर, नेक्स्ट सही लग रहा है सर। 23 क्वेश्चन नंबर 23, हमें V गिवन द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी V2V सच दैट रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। तो हमें बताना था यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ए ऑप्शन के लिए हमें रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी गिवन था, राइट हैंड साइड पर देखना जहाँ पे मैंने बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी गिवन है। तो मैंने यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ किया, तो n माइनस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ टी आ गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी। तो ऑप्शन ए में ये आ गया। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी हो गया। और हमें स्टेटमेंट पता होती है कर्नल ऑफ टी सबसेट होता है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर का। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। बेसिकली ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर डायमेंशन अगर दोनों का सेम है और उनमें से एक कोई इसका सबसेट है तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उस लॉजिक से कर्नल ऑफ टी इक्वल टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन भी इसी लॉजिक से ट्रू हो जाएगा। रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी गिवन है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी स्क्वायर के हो जाएगा। और रेंज ऑफ टी स्क्वायर सबसेट होता है रेंज ऑफ टी के, तो ये इम्प्लाई करेगा रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। तो इससे ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाएगा। अब सी में हमें कहा था कर्नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी म्यूचुअली डिसजॉइंट हो तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी से। तो कर्नल ऑफ टी में भी एक्स होगा और रेंज ऑफ टी में भी एक्स बिलोंग करेगा। एक्स कर्नल ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है, नीचे करना, एक्स कर्नल ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और एक्स रेंज ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज एक्स होगी। तो एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई आ गया यहाँ से। अब एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई है तो मैंने टी ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई हो गया, नीचे करना। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई हो गया, इम्प्लाइज दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई हो गया। और टी ऑफ एक्स हमें पता है ज़ीरो है, ऊपर हमने एक्स बिलोंग किया था कर्नल ऑफ टी से, तो टी एक्स ज़ीरो आया था, तो ये टी एक्स ज़ीरो हो गया। तो टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इसका मतलब जो वाई है वो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में चले जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन से हमें पता है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर कर्नल ऑफ टी के इक्वल है, तो वाई बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ टी में। कर्नल ऑफ टी में बिलोंग कर गया तो इसकी इमेज ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज़ टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और टी ऑफ वाई हमें ऊपर से मिलेगा जो कि एक्स के इक्वल था, तो एक्स यहाँ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो ओनली एलिमेंट है वो ज़ीरो एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में, तो सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। और डी ऑप्शन सिंपल है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में मैंने एक्स बिलोंग कराया पहले, तो एक्स कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में भी बिलोंग करेगा और एक्स रेंज ऑफ टी स्क्वायर में भी बिलोंग करेगा। और हमें पता है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी है ऑप्शन ए और बी से, और रेंज ऑफ टी स्क्वायर रेंज ऑफ टी है, तो एक्स बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी। और अभी मैंने सी में प्रूव किया कि इन दोनों में जो भी एलिमेंट होगा वो ओनली ज़ीरो एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन में, तो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो ऑप्शन ए बी सी डी सभी ट्रू हो गए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ नहीं, अनुज सर की कुछ बोल अब रहे आ हैं। रही है? ये अभी आ सर रही अब आ है? रही है। ये सर। करेक्ट है हितेश? ये सर एकदम करेक्ट है सर ये। एकदम करेक्ट है। ये सर। मनिंदर सर पहले दो तो वैसे दिख रहे हैं और सी और डी प्रूव कर दिया इन्होंने। सिंपल थे। 24
24th क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन था पॉलिनोमियल्स का ओवर आर सच दैट डिग्री उसकी लेस देन इक्वल टू n थी। और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल सर देखना है यहाँ पे लास्ट में a n माइनस वन किया हुआ a n आना था यहाँ पे क्योंकि x टू दी पावर n है ना लास्ट में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है v से v पर सच दैट टी पी एक्स इज इक्वल टू a n प्लस a n माइनस वन एक्स प्लस एन सो ऑन a नॉट x टू दी पावर n। तो हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बेसिस ले लिए डायरेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए 1x एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन एक्स एन वी के लिए। तो इनकी इमेज निकाली और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। यहाँ से मुझे मैट्रिक्स मिल गई टी ऑफ बी, नीचे करना, टी ऑफ बीटा मैट्रिक्स मिल गई मुझे। जो अब आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है क्योंकि रो के हर एलिमेंट का सम 1 है और कॉलम का भी 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 ही रहता है हमेशा। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब टी इन्वर्टिबल हो गया। अगर टी इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी हो गया। और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है वो वी से वी पर दी है, सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन पर दी है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट नीचे करना, उसमें सॉल्व किया मैंने। Yes? ये सर It is? तुम बताओ इस पे कुछ। एंटी डायगोनल में 1 1 है तो Correct है इक्विलिब्रियम ये? मैट्रिक्स है नहीं ये। अच्छा, सर ये कौन सी मैट्रिक्स है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, सर मैं कहा इसमें एंटी डायगोनल में 1 1 आ रहा है ना विक्रम? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है ये? एंटी डायगोनल 1 1 है ना? इन्वोल्यूटरी भी है, एक फिर ये भी लॉजिक दे सकते हैं ना? ये दोनों ही है। हाँ हाँ हाँ, सही मतलब आप लॉजिक ये भी दे सकते हैं। तो डिटरमिनेंट इसका प्लस माइनस 1 आ गया, इन्वर्टिबल हो गया। अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 और 2 होगा। इफ एंड ओनली इफ चाहता है ना। ऑन टू के लिए डायमेंशन सेम होनी चाहिए। वी टू डब्ल्यू है तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होनी चाहिए। तो इन्वर्टिबिलिटी इम्प्लाई करती है ऑन टू। ओके। क्वेश्चन नंबर 25। दो मैट्रिक्स गिवन थी हमें, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी हमें इसमें। ठीक है डिम्पल। यस क्वेश्चन नंबर 25 में दो मैट्रिक्स हमें गिवन थी और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी हमें। तो फर्स्ट में कहा था ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। मैंने यहाँ पे रैशनल लिख दिया, रैशनल नंबर क्यू। तो मैंने सबसे पहले ए पर काम किया था। ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज़ 2 2 3 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने देखा था कि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, बट एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, तो ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। नीचे करना। हाँ ये ट्राई किया था मैंने, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आया था यहाँ से। तो ये ऑप्शन बी नॉट ट्रू था। और उसके बाद फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल निकाला था। नीचे करना। ये जो मैट्रिक्स थी यहाँ पे ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही थी, ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही थी। तो हमें पता है ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम। तो सी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए वन मल्टीप्लाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी वन। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस टू स्क्वेयर एक्स माइनस थ्री। और उसके बाद मैंने ए वन और बी वन का मिनिमल पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया साइड में। ए वन की मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई एक्स माइनस टू स्क्वेयर और बी वन की आ गई एक्स माइनस थ्री। और ए की फिर मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी दोनों का एलसीएम,
दोनों का एलसीएम आ गया x-2² x-3, तो इसका ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। तो मैंने यहाँ से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाला था जो कि b के इक्वल आ गया था, और b की भी सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी और इसका भी मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा, मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो इसका सेम रहेगा। तो a और b का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम है, नीचे करना थोड़ा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे फॉर द सेम फील्ड। तो यहाँ से C ट्रू हो जाएगा और D भी ट्रू हो जाएगा। तो A C D इसके करेक्ट ऑप्शन आए थे और B फॉल्स आया था। यस सर, ठीक है सर। यस सर। ठीक है आंशिका, यस सर ठीक है। डिम्पल, ठीक है सर। डिम्पल करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करूँ सर? क्वेश्चन नंबर 26, इसमें n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स दी ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ Cn इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A। जितने भी नॉन जीरो वेक्टर है Cn में वो इसके आइगन वेक्टर हैं A के। तो अब हमें सभी ऑप्शन चेक करने हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लिया C से, बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड बेसिस ही लिए हैं इसके। तो यहाँ से मैंने ए ई आई इक्वल टू लैम्डा आई ई आई कंप्यूट करना है, थोड़ा नीचे करना। तो मैंने AE1 निकाला, AE2 AE3 ये सभी फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई, AE1 प्लस AE2 प्लस एंड सो ऑन AEn इक्वल टू लैम्डा 1 E1 प्लस लैम्डा 2 E2 एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n En। तो यहाँ से A कॉमन आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो अंदर रह गया E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En विच इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 E1 प्लस एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n En। तो E1 प्लस E2 प्लस En बेसिकली ये भी एक वेक्टर फॉर्म करेगा सी, जो कि Cn में होगा। तो इसको मैंने ई डैश का नाम दे दिया, ई डैश इज इक्वल टू लैम्डा 1 E1, नीचे करना, हाँ ठीक है, लैम्डा 1 E1 प्लस एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n En। यहाँ से लैम्डा, तो हमें कंडीशन गिवन थी ए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो उसी कंडीशन से मैंने ये लैम्डा ई डैश लिख दिया। तो ये इक्वल है लैम्डा 1 E1 प्लस एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n En। और जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से लैम्डा माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, क्योंकि जो ई आई थे वो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन, लैम्डा माइनस लैम्डा n इक्वल टू ज़ीरो आ जाता। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई आ गया। इसका मतलब सभी आइगन वैल्यूज इसकी इक्वल है। मैंने यहाँ पे रियल लिख के इक्वल लिखना था। और उसके बाद ऑप्शन सी की मैंने ए इक्वल टू लैम्डा आई हमें बताना था होगा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू Cn। तो मैंने यहाँ z मैंने एक कोई वेक्टर ले लिया Cn से सच दैट ए जेड इज इक्वल टू लैम्डा z, और मैंने इसको जब सॉल्व किया तो a माइनस लैम्डा आई जेड इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो z बिलोंग कर जाएगा इसके कर्नल में, a माइनस लैम्डा आई के, बट z हमें पता है Cn में बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी z होंगे वो Cn में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सेट जो है Cn ही है। तो कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू Cn के इक्वल आ जाएगा। अगर ये पूरा Cn के इक्वल आ गया है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी n, तो इसके रेंज स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी 0। इसका मतलब रेंज स्पेस की डायमेंशन 0 आ गई है तो रैंक भी 0 हो जाएगी। रैंक 0 हो गई है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है।
तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू लैम्डा आई। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी ट्रू हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें बताना था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हमें तो डायरेक्टली दिख गया a इज इक्वल टू लैम्डा आई, मतलब a स्केलर मल्टीपल ऑफ i में, तो a यहाँ से डायगनलाइजेबल हो जाएगा। अगर ये डायगनलाइजेबल है तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में होगा। तो x माइनस लैम्डा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया। वो कुछ भी हो सकता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, क्योंकि सभी आइगन वैल्यूज इक्वल है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है यहाँ से। तो ऑप्शन डी ट्रू हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन ए एंड सी आर ट्रू ऑप्शन। यस सर। सो तुम्हारा क्या कैसा है मुझे क्वेश्चन? लग रहा है ये करना रहा है सर मेरे को, पर किया तो ठीक है सर ये। इसलिए पीयूष ठीक है सर। ठीक है। यस सर सही है। सर अभी करना था मैंने किया नहीं है, लेकिन सर प्रोसेस ठीक लग रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एक रियल मैट्रिक्स दी थी m क्रॉस n की, और वेक्टर b दिया था आर एन से, नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो हमें बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट, इसमें पूछा था हमको द सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस। नहीं, ये होमोजीनियस के केस में तो ट्रू होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में ट्रू नहीं होते। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू इक्वल टू 2b के इक्वल आ रहा था, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी और सी को मैंने सॉल्व किया था। इसमें बोला था कि इफ़ यू एंड वी आर टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, देन लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। तो मैंने बस यहाँ पे एक कंडीशन में पुट किया था, ए एक्स की जगह लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी, और इसको मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ से ये बी के इक्वल आ गया था, तो ऑप्शन बी ट्रू हो गया था। ऑप्शन बी ट्रू हो गया था तो सी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा था कि इसमें ओनली की कंडीशन दी थी कि लैम्डा अगर 0 और 1 के बीच में हो, लेकिन तो लैम्डा सब आर में बिलोंग कर रहा है, सभी के लिए ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। और ऑप्शन डी में कहा था इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होता है तो देन ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास दो केस बने थे। अगर रैंक एन है तो इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस बना था। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है तो कंसिस्टेंट, अगर नॉट इक्वल आता है इनकंसिस्टेंट, अगर नॉट इक्वल आता है तो नो सॉल्यूशन मिलेगा डायरेक्टली। अगर दूसरा केस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो ये इक्वल हो जाएगा एन के, जो कि हमें गिवन है रैंक ऑफ ए, और एन इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स इन एक्स, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन मिल रहा है, या तो वन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी ट्रू। ये सर प्रोसेस ठीक किया है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में 5 का तो ऑप्शन बी है ना पीयूष? यस सर। यस सर। ऑप्शन बी है, रॉन्ग है।
2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सर? 5 5 नंबर 5। 5 हाँ 5 5 एक मिनट से, क्या है सर उसका? रॉन्ग हो गया, मतलब जो किया वो करेक्ट है। यस सर, मेरा भी डी मतलब रॉन्ग है सर। मैं तो इन जनरल प्रूव किया था, वो मतलब वाई जीरो वेक्टर के लिए आ रहा है सर, वो सिर्फ जीरो, मतलब सी है सर उसका। एक्चुअली सर वो वेक्टर वहाँ पे, हाँ मतलब मैंने वो बोला था गलत ना मैट्रिक्स का, वो मतलब पर मैंने इन जनरल प्रूव किया था तो सर वो जीरो वेक्टर के लिए आ रहा था सिर्फ। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। ओके सर।